हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी बुलेटिन सीरीज़ चल रही है। तो आपको जैसा पता होगा, आपका जनवरी का बुलेटिन सीरीज़ आ चुका है। तो अभी हम पहले इसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं CS उत्कर्ष गर्ग आपके लिए सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसके बाद हम इसका करंट अफेयर्स डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर आपका है हम्म तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका डील करता है प्रियम्बल से, जो कि बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिस इज नॉट सिक्योर्ड टू ऑल सिटीजन्स अकॉर्डिंग टू द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, वैसे मैंने स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाया हुआ है प्रियम्बल के ऊपर भी, जिसकी आपको एनालिसिस और उसमें मेरे चैनल पर आपको मिल सकता है। अगर आप देखना चाहें तो उसको देख सकते हैं, क्योंकि और इसको मैंने कोड से बताया आपको कि जो हमारे को जस्टिस है हमारे प्रियम्बल में बताया गया है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो अब इसमें हमारा कौन सा इंक्लूड नहीं हो रहा, सोशल इंक्लूड हो रहा है, पॉलिटिकल इंक्लूड हो रहा है, इकोनॉमिकल इंक्लूड हो रहा है। तो विच इज़ नॉट सिक्योर्ड, विच इज़ फाइनेंशियल, मतलब आपको फाइनेंशियली खुद ही अपने आप को एस्टेब्लिश करना होगा, उसके लिए कोई स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। फ्रेंड्स, ये आपका क्या है, आपका फंडामेंटल राइट से लिया गया है क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको पढ़ते ही समझ में आना चाहिए इस तरीके की फंडामेंटल राइट की बात कर रहा है। स्पेसिफिकली मैंने इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से पूरे फंडामेंटल राइट्स कवर करे हुए हैं। अगर आप समराइज वर्जन से रिवीजन करना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। प्रोवाइडेड इन डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका आर्टिकल 21। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए वीडियो देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, ओके। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, 1975 में हमारी जो कंट्री है उसमें इमरजेंसी लागू करी गई थी, ठीक है ना। जिसमें आपको सारे राइट्स आपके सस्पेंड कर दिए गए थे, प्रेस का बंद कर दिया गया था, ठीक है ना। कि भाई मीडिया में आप कुछ चीज़ पब्लिश नहीं कर सकते बिना गवर्नमेंट से पूछे, इस तरीके की चीज़ें हो गई थी। तो उसके अगेंस्ट में, और आपको जैसे पता होगा ड्यूटीज़ वगैरह भी हमारे जो थी वो आफ्टर उसी के बाद इंसर्ट करी गई थी, कि भाई व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन्स। तो 42nd अमेंडमेंट जो हुई थी हमारे आफ्टर द इमरजेंसी, उसमें बहुत मेजर अमेंडमेंट्स करी गई थी, और उसी की वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, मतलब एक छोटा संविधान, ठीक है। तो अब हम चेक कर लेते हैं ये हमारा कौन से ऑप्शन में है। दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन, 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। तो थोड़ा सा कहानी अगर पीछे का अगर हम जान लेते तो फ्रेंड्स हमारे को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है उसका। चलिए, ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये आपको जैसे पता है फ्रेंड्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से हमारा ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, डेल क्रेडिटर एजेंट नॉर्मली एक तरीके से एक एजेंट होते हैं, और एक होते हैं डेल क्रेडिटर एजेंट। तो जो नॉर्मल एजेंट होता है, जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, एजेंट हो गया, तो इसने क्या हो गया, गुड्स बेच दिए, तो प्रिंसिपल ही लायबल होता है उसके लिए, अगर थर्ड पार्टी से कोई पेमेंट वगैरह नहीं मिलती है, ठीक है ना। बट इन केस ऑफ डेल क्रेडिटर एजेंट क्या होता है, हम इसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशंस वगैरह भी दे देते हैं। आपने भी जब 11-12 की अकाउंट सॉल्व करा होगा तो आपने इस तरीके के क्वेश्चंस भी पढ़े होंगे। तो इसमें क्या होता है, डेल क्रेडिटर एजेंट में हम इसको एक स्पेसिफिक एक्स्ट्रा कमीशन दे देते हैं कि भाई अगर अब थर्ड पार्टी ने अगर डिफॉल्ट किया तो प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा, एजेंट विल बी द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ठीक है। तो ये तो था एक इसका बेसिक कंसेप्ट। अब हम पढ़ लेते हैं कि क्या है ये, और इसका काम क्या होता है, वही गुड्स एंड सेल्स वगैरह का सेल करना। तो अ डेल क्रेडिटर एजेंट इज एन मर्केंटाइल एजेंट, बिकॉज अगर आप कहेंगे तो ये वन ऑफ द टाइप ऑफ मर्केंटाइल एजेंट है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने इसी के साथ कवर कर लिया। चलिए, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिसएडवांटेज। अब देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये थोड़ा सा नेगेटिव सेंटेंस में लिखा हुआ है कि कौन सा ये आपका नॉट अ डिसएडवांटेज ऑफ द कॉर्पोरेट फर्म ऑफ एंटरप्राइज, मतलब कॉर्पोरेट फर्म मतलब बोले तो कंपनी, और नॉट अ डिसएडवांटेज मतलब विच इज, अगर हम बात करें तो ये पूछना चाह रहा है कि एक कंपनी बनाने का क्या फायदा होता है। तो
फॉर्मेलिटीज एक्सपेंसेस तो फ़ायदा नहीं है, कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर भी एक तरीके से जिम्मेदारी होता है, वाइंडिंग अप डिटेल्ड है तो ये भी एक तरीके से हमारी क्या है, ये तो सब एक तरीके से प्रोसीजर्स हैं उसका, जबकि एक लिमिटेड लाइबिलिटी जो है इसका एक सबसे वन ऑफ द बेनिफिट्स होता है। बिकॉज आप जैसे कि जानते हैं फ्रेंड्स, पार्टनरशिप में जो हमारे पार्टनर्स होते हैं उनकी क्या होती है, लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग से है, जो क्लॉक सेगमेंट से है आपका। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम शोन बाय इज 3 PM। अब इधर हम एक वॉच बना लेते हैं, 12 3 6 9। कहता है अगर घड़ी 3 बजाती है तो क्या एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपका 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, इसमें ऑप्शंस भी होगा, आई थिंक ये रहा ऑप्शन हमारा। आई थिंक हमने प्रीवियस ईयर का ऑप्शंस कर लिया था, यस। तो ये हो जाता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स ये कहता है हाउ मेनी ईयर्स 29 डेज इन फेबररी। अगर 2001 से 2010 की अगर हम बात करें तो ऐसे कितने साल आएंगे जिसमें फेबररी, आपको पता है फ्रेंड्स लीप ईयर्स में ये कंडीशंस हमारी एग्जिस्ट करती है 29 डेज की। तो हमारे जो 2001 से 2002 के 10 के बीच में हमारे कितने लीप ईयर्स पड़ेंगे, 2002 का, 2008 का और 2012, जो कि हमारे इस ऑब्लिगेशन उसमें बाहर जा रहा है। तो 2 साल ऐसे हैं जिसमें ये 29 डेज पड़ेगा। और अगर हम इसकी अब देखें तो 2 साल में 2, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 साल में 1 बार आ गया तो 2 साल में 2 बार, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है ना, जिसमें ये 29 डेज की कंडीशन हमारी फुलफिल होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस कर लेते हैं। इफ राजेश बर्थडे इज ऑन 25 अप्रैल, जिसमें वो संडे पड़ रहा था, ठीक है, और सिस्टर का बर्थडे 31 जुलाई को, तो उस दिन कौन सा डे पड़ेगा। ओके, तो फ्रेंड्स सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें हम क्या करते हैं, आपका जैसे मान लीजिए आपने लिख दिया अप्रैल 25 एंड यहाँ पर आपने लिख लिया जुलाई 31। ठीक है ना, तो अब हम इसके बीच के जो डेज हैं वो काउंट कर लेंगे और फिर उसको 7 से डिवाइड कर देंगे कि जो भी हमारा बैलेंस होगा वो हम इसमें ऐड करके हमारा वो डेज की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपको मोर क्लैरिटी उसमें आ जाएगी। चलिए तो अब सबसे पहले हम चलते हैं अप्रैल में कितने दिन बचे फ्रेंड्स। अप्रैल में आपके 5 दिन बचे, बिकॉज 30 दिन का महीना होता है। ऐसी मई में में 31, जून में 30 एंड देन आपका जुलाई में आपका हो जाएगा पूरा 31 को ही बता रहा है, तो जुलाई में आपका 31 आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, इसको आप जोड़िए तो आपका टोटल आ जाता है 97। ठीक है ना, एक सेकेंड, ठीक है ना, तो ये आपका 97 आ जाता है। अब 97 को आप 7 से डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या आंसर आता है आपका 13 वीक्स और प्लस 6 डेज। मतलब जब आप 97 को डिवाइड करेंगे 7 से तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अब 6 डेज को जो है हम ऐड कर देंगे संडे में, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 3 6, तो जो डे आएगा वो होगा सैटरडे। तो अब हम अपना आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर क्या आता है हमारा, आंसर हो जाएगा सैटरडे। ठीक है ना, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, रीड बोथ द स्टेटमेंट्स। आप दोनों स्टेटमेंट्स पढ़िए और मार्क करिए अकॉर्डिंगली। 2 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं आपको, क्या क्या बोलता है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि ऑरेंज के अंदर विटामिन सी होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। और सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है जनरली एडवाइज टू ईट ऑरेंज एट अ रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है ना फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसको सिंपल समझाने के लिए, जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है ना, और ये डॉक्टर हैं। अब आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको क्या एडवाइस करता है कि भाई आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है इसलिए आप ऑरेंज ले सकते हैं। फिर आप पूछते हैं कि सर ऑरेंज ही क्यों, ऑरेंज में ऐसा क्या है, तो वो बोलते हैं ऑरेंज के अंदर विटामिन सी है, ठीक है ना, जो आपकी इम्यूनिटी को आपके बूस्ट करेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहला क्या स्टेटमेंट था, उन्होंने डॉक्टर ने एडवाइस दिया, डॉक्टर एडवाइस टू कि आप ऑरेंज खाइए। तो सिंपली बेसिकली अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट जो 2 है आपका, जो कि डॉक्टर एडवाइस दे रहा है, वो एक कारण है क्योंकि आप उनके पास कोई बीमारी लेकर आए हैं जो आप बता रहे हैं। और स्टेटमेंट 1 क्या है आपका, आपके क्वेश्चन का, जब आपने क्वेश्चन पूछा कि ऑरेंज क्यों, तो उन्होंने उसका क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। तो अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। स्टेटमेंट 2 इज द रीजन एंड स्टेटमेंट 1 इज द
रिस्पॉन्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 10th क्वेश्चन वो क्या कहता है, GHIJ कोडेड एज LMNO एंड CDEF को हम किस तरीके से कोड करेंगे। तो अगर हम GHIJ, तो अगर हम बात करें तो उसने क्या कोड दे रखा है इसका, LMNO। ठीक है, तो अगर हम फ्रेंड्स इसका देखें तो G के बाद क्या आता है, HIJ, और उसके बाद आता है K। ठीक है, HIJKL मतलब 4 अल्फ़ाबेट्स के बाद हमारा वो चीज़ आ रही है। इसी ऐसे ही इस तरीके से H के साथ है, IJKL, I के साथ है और J के साथ है। तो अगर हम CDEF को लिखना चाहेंगे तो हम 4 के बाद जो 5वां अल्फ़ाबेट आएगा हमारा, उसको वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो C के बाद क्या आता है, DEFGH, D के बाद EFGHI, E के बाद FGHI, ठीक है ना, फिर आ जाएगा J, F के बाद GHIJ के। तो HIJ के हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन से हमारा A ऑप्शन। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने ये आपका पूरा कंप्लीट कर लिया। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है ना, आपके रिस्पांस की वजह से ही ये मैं आपके लिए इनिशिएटिव लेकर आता हूँ कि भाई आप लोगों का रिस्पांस मुझे अच्छा मिलता है और आप लोग भी इसको देखते हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करते हैं, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, और फिर जैसे जैसे आप लोग और बहुत अच्छे तरीके से रिस्पांस देंगे, फिर मैं इसके लिए लेटर ऑन आपके लिए करंट अफेयर्स मंथ्स की भी सीरीज लाने की सोच रहा हूँ। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।